अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आर्टिकल 2.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। उसके बाद हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी एक वेक्टर को स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सीखेंगे और इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स इसको सीखेंगे और एट द एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आज की डेफिनेशन है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करने से पहले आप ज़रा इस डायग्राम पे गौर से देखें और यहाँ से हम कुछ फाइंड करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और फिर हम दोबारा से रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब इस टेबल पे देखें, आपके पास दो फोर्सेस आपको ये जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये F1 फोर्स है कोई, और सिमिलरली ये एक और फोर्स है जो कि F2 है। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एनफ हैं तो बताइए कि टेबल जो है वो किस तरफ मूव करेगा, किस फोर्स की तरफ मूव करेगा। अगर ये मैं कहता हूँ लेट से दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, टेबल जो है वो किस तरफ मूव करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आप फौरन से बता देंगे कि सर ना तो ये F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ये F2 की डायरेक्शन में मूव करेगा, बल्कि ये कहीं इन बिटवीन मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, यानी फ्रंट डायरेक्शन के अंदर जो बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। लेकिन अब ये डाउनवर्ड शायद आपको लग रही हो क्योंकि इसको बाहर की तरफ बनाया नहीं जा सकता। अब ये ऐसे ही है कि इससे ये स्क्रीन से आपकी तरफ टेबल आ रहा है, ये जो येलो एरो है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टेबल इस तरफ मूव क्यों किया। इसकी वजह ये है कि जो F1 फोर्स और F2 फोर्स की जो रिजल्टेंट फोर्स F है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इस वजह से ये जो टेबल है ये इस येलो एरो की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कैसे किया, इसको देखिए ज़रा। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने जस्ट ऐड किया है F1 और F2 को बाय हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, या रिजल्टेंट इस केस के अंदर फोर्स आ गई, हमारे पास F फोर्स आ गई। अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एडिंग टू और मोर वेक्टर्स टुगेदर। कि ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से है उसे क्या कहते हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये एक ऐसा वेक्टर होता है या ऐसी फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है। तो इसको मैं फोर्स कंसीडर करके इसको समझाता हूँ आपको कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक ऐसी फोर्स है जो इन सब फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट को जो डिस्क्राइब करने वाली फोर्स है, यानी F1 और F2 का जो कंबाइन इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में किस तरफ है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। या इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें वेक्टर, तो हमारे पास ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी इन वेक्टर्स का ये कंबाइन इफेक्ट है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ रिजल्टेंट वेक्टर दैट सिंगल वेक्टर which would have the same effect as all the original vectors taken together। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। अब इसको एक और वे से भी मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था इसको। यहाँ पे सीखें आप कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वेक्टर बी है हमारे पास। अब मैं हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करूँगा तो इसका जो सम है वही हमारे पास क्या है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो एस से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को सीखने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, हमने वेक्टर एडिशन सीखी थी भाई, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से जो वेक्टर एडिशन थी वो किस तरह से थी कि हमने क्या किया था, हमने दो वेक्टर से वेक्टर एडिशन सीखी थी कि लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी।
अब अगर हमने a प्लस बी करना था तो हमने क्या किया था, हमने जो हमारा सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ा था और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी। और फिर क्या किया था, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है और सेकंड वेक्टर का जो हेड है इसको मिला दिया था। तो ये हमारे पास इन दो वेक्टर का क्या आ गया था, सम आ गया था, या इसका क्या आ गया था, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया था। अब जो हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो सेम है जैसा कि हमने वेक्टर एडिशन की, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर सब्ट्रैक्ट करना है, उसको माइनस करना है, तो हम जस्ट उसकी क्या चीज़ चेंज कर देंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये देखें यहाँ पे a प्लस बी है, अगर हमने a माइनस बी करना है तो हम इस वेक्टर जो b है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। तो इसको देखते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर a था इस डायरेक्शन के अंदर। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी, ये वेक्टर b है ऊपर वाला, ये वेक्टर है माइनस बी, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर के जो कंपेयर करें तो अपोजिट है। तो हेड टू टेल रूल से दोबारा हम जस्ट क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। यानी इसकी जो अब माइनस बी वेक्टर की जो टेल है वो जो a वेक्टर है उसके हेड पे रख देंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर a हो गया, और ये वाला जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, ये माइनस बी है, माइनस बी वेक्टर। और यहाँ पे ये वेक्टर जो है हमारे पास अब इसका रिजल्टेंट आएगा, या इसकी आप कह लें कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। तो ये है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसमें सारा सेम है, जस्ट कि हम जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा के। तो ये था हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कि हम कितने हमारे पास किस तरह से हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो इसको सीखते हैं ज़रा। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं कि जब हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला केस है कि अगर हमारा पास जो स्केलर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी n ग्रेटर देन 0 है। दूसरा केस है कि वो n लेस देन 0 है, यानी जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करना है वेक्टर के साथ वो नेगेटिव भी हो सकता है। और इस केस में वो नंबर क्या है, n ग्रेटर देन 0, यानी वो कोई पॉजिटिव नंबर है। और इस केस के अंदर n लेस देन 0 यानी वो कोई नेगेटिव नंबर है। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर a है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं किसी स्केलर नंबर के साथ, मैं कहता हूँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, फिर वो 2a होगा, जिसकी डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर के क्या होगी, 2 टाइम होगी। तो ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, ये कौन सा वेक्टर है, 2 है, जिसकी आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 1 बॉक्स है यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है वो 2 बॉक्स है। तो इस तरह से अगर हम वेक्टर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि पॉजिटिव हो, तो वेक्टर की जो लेंथ है उसकी, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। दूसरा केस देखते हैं। अगर हम इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। और अगर वो जो नंबर है नेगेटिव नंबर वो 1 से ग्रेटर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस केस में देखें, इस केस में मैंने इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया है किसके साथ, -2 के साथ। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 गुना बढ़ गई इस वेक्टर से, और इसकी जो लेंथ है इस वेक्टर की इस वेक्टर के मुकाबले में वो 2 गुना है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, रिवर्स हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस वेक्टर को -a से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट इसकी क्या होगी, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। तो इस तरह से हम जो वेक्टर है उसको एक पॉजिटिव नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर के साथ, और उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपके लिए मैंने इसको लिखा भी है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास जो वेक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करें किसी एक स्केलर के साथ, और इस केस में वो स्केलर कोई नंबर नहीं है बल्कि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को मैंने कह दिया n, जनरली कि वो n है। अब ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से आएगा, लेट्स से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोल्ड लिखा हुआ है तो ये वेक्टर है। उसको मैं एक स्केलर क्वांटिटी जो मैस है उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा mv। और हमें बताया जो mv है वो किसके इक्वल है, वो मोमेंटम के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वेक्टर है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है और हमें एक नया वेक्टर मिलता है।
और उस वेक्टर की जो डायमेंशन होती हैं वो इन दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन के प्रोडक्ट के जो है वो इक्वल आती हैं। अब इसको रेड भी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर का। द प्रोडक्ट एन ए, एन इस केस में स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, विल करस्पॉन्ड टू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, यानी इनके प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है वो न्यू फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, ये देखें ये वेलोसिटी है और इसके साथ मास से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, मोमेंटम, जो कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। एंड द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर, यानी ये जो मोमेंटम है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होंगी, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द टू क्वांटिटीज व्हिच वर मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी ये जो नया वेक्टर है इसकी डायमेंशन फिर किसके इक्वल होगी, उन दो क्वांटिटी के इक्वल होंगी जिनको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यानी मोमेंटम की डायमेंशन यहाँ से क्या निकलेगी, वो मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन जो कि होती है l टी इनवर्स, ये इसकी जो मोमेंटम की डायमेंशन है इन क्वांटिटीज की डायमेंशन के प्रोडक्ट के क्या होगी, बराबर होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर को सीखने से पहले आप इस वेक्टर को कंसीडर करें। लेट्स से ये वेक्टर जो है वो ए है। अब आपको पता है, इसको स्मॉल ए की बजाय मैं कैपिटल ए का नेम देता हूँ क्योंकि आपकी बुक पे जो है वो कैपिटल ए उसने यूज किया है। एक वेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, यानी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी जो है वो डायरेक्शन। अब वेक्टर के अंदर एक पार्ट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। जो पार्ट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन को शो करता है उसी पार्ट को, उसी वेक्टर का क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी ये वेक्टर ए है, इसकी जो लेंथ है इस लाइन की यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन की जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ए को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो एरो हेड है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो ये वाला जो ए हैट है, यानी ए के ऊपर ये जो कैप का निशान है इसको बोलते हैं ए हैट, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। तो फिर ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वही डायरेक्शन हो गई जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी ए यूनिट वेक्टर या ए हैट जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। अब इस यूनिट वेक्टर की क्वालिटी क्या है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, 1 होती है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस वेक्टर को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस उसका यूनिट वेक्टर बता रहे होते हैं। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, कि जो हमारे पास गिवन डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड उसकी क्या होती है, 1, उसी डायरेक्शन के अंदर। और ये फिर यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और अब जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेक्टर होते हैं वो पोजीशन वेक्टर है आर, यानी मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर, इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो फिर उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जो है वो थर्ड एक्सिस भी था एक जी एक्सिस। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ये एक्स एक्स वाई और जी। अब इन एक्सिस की जो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होते हैं वो ये हैं कि जो आई यूनिट वेक्टर है या आई हैट है वो किसकी डायरेक्शन को बताता है, एक्स यूनिट वेक्टर की। जो जे है, जे हैट, वो किसकी डायरेक्शन को बताता है, वो वाई, वो अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी वाई डायरेक्शन को बताता है। और जो हमारे पास के यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को बताता है जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि यूनिट वेक्टर क्या है, कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शनल पार्ट है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट है वही उसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। और एक और बड़ा फ्रीक्वेंटली यूनिट वेक्टर यूज होता है जो कि, अब ये देखें ये सरफेस है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है यानी आउटवर्ड नॉर्मल अगर हम कहें तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो एन यूनिट वेक्टर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस के ऊपर। अब सीखते हैं कि नल वेक्टर क्या होता है। तो नल वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो नल मीन नथिंग, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, 0, और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी यानी अपनी मर्जी से होती है। अब ये वेक्टर हमें मिलता कैसे है, सपोज करें ये वेक्टर ए है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये
जो सेकंड वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेक्टर कौन सा है, तो आप फौरन से कहेंगे सर ये वेक्टर माइनस ए है। अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करें, यानी ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो इससे जो हमें वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, नल वेक्टर। कैसे, इसको देखते हैं। ये हमारे पास वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है ये वेक्टर, और ये जो वेक्टर ये माइनस ए है, इसको इसके साथ ऐड करते हैं। तो अब देखें ये एडिशन हमने कैसे की है, हेड टू टेल रूल से, कि ये वेक्टर है। अब इसकी जो हेड है इस पे इस सेकंड वेक्टर की क्या प्लेस करेंगे, टेल प्लेस करेंगे। तो हमने देखा कि जहाँ पे सेकंड वेक्टर की हेड और फर्स्ट वेक्टर की टेल मिल रही है, वो तो पॉइंट को इंसाइड कर गया, मतलब कि वो उसी एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रा नहीं कर सकते। अगर कोई लाइन ड्रा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज़ीरो है। और जब मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से इसकी कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वल वेक्टर। अब आपको दो वेक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दोनों की जो लेंथ है दोनों वेक्टर्स की, वो लेंथ क्या है, सेम है, और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी क्या है, सेम है, लेकिन इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी लेंथ सेम हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। ये मैटर नहीं करता कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं वो कौन से वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स ए और बी को कब इक्वल कहा जाएगा, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या चीज सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, कि ये मैटर नहीं करता कि उन दो वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था, ये जो वर्टिकल एक्सिस इसको वाई एक्सिस का नाम दिया था। ये आपके पास एक वेक्टर है। तो अगर आप देखें, अगर हम हेड टू टेल रूल से, ये जो ए एक्स आपको नजर आ रहा है ये जो डॉटेड कंपोनेंट है, और ए वाई जो है ये भी डॉटेड कंपोनेंट है, अगर हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास ये वेक्टर बनता है ए। इसका मतलब ये है कि ये जो ए एक्स है और ए वाई को ऐड करने से हेड टू टेल रूल से हमारे पास ये वेक्टर बनता है। तो ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई। जो ए एक्स कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, जो ए वाई कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन के अंदर है। तो जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का वो किसी भी गिवन डायरेक्शन के अंदर उसकी क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो कंपोनेंट से फिर क्या मुराद हुआ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन। अब आपकी बुक पे है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए का जैसे अभी हमने सीखा कि जो कंपोनेंट होगा इसका अलोंग एक्स एक्सिस उसको ए एक्स कह देंगे, और जो अलोंग वाई होगा उसको क्या कह देंगे, वाई कंपोनेंट। इन दो कंपोनेंट में आप जरा गौर करें और एंगल देखें, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। अगर तो वेक्टर के दो कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो ऐसे दो कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। ये चूंकि 2D है, प्लेन है, तो प्लेन के अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के, वो दो हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि वो तो बेशुमार हो सकते हैं। अब यहाँ पे सीखते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, ए एक्स जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है और ए वाई जो कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है, इन दोनों को ऐड करें यानी ए एक्स प्लस ए वाई, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो कौन सा है, ए है। या इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ए वेक्टर है उसके ये दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स एंड ए वाई। अब इन दो कंपोनेंट की हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें इस एंगल को नेम दे दिया थीटा का। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम cos थीटा को डिफाइन करें, किसको डिफाइन करें, cos थीटा को, तो हमारे पास रिलेशन देखिएगा कि क्या आता है। cos किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ए एक्स, और जो हाइपोटेन्यूज क्या है वो ए है, ये वाला वेक्टर, इसकी हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो ए एक्स है वो किसके इक्वल आता है,
ए कॉस थीटा के, और सिमिलरली अगर हम साइन थीटा को डिफाइन करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई वो किसके इक्वल आता है, ए साइन थीटा के। तो इस तरह से हम जो हमारे पास वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और उन कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे।